नमस्कार, प्रणाम। आइए आज की वार्ता शुरू होता है। आओ ज्योतिष सीखें। आज हम बातें करेंगे, बातें बहुत सारी हैं। पहले शुरू करते हैं हम सूर्य के परिवर्तन का। सूर्य हर महीने में बदलता है। ये सूर्य की 7वीं राशि शुरू हो गई, 7वां महीना। कल दोपहर में 1:46 पर सूर्य नाम का प्लेनेट तुला संक्रांति में आ गया। इसका क्या प्रभाव होगा, कैसा रहेगा ये सूर्य का 7वां महीना, एक तो ये जानना है। दूसरी, ये कार्तिक का महीना है। यह परिवर्तन कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी के उपरांत द्वादशी, एकादशी बीत रहा था, द्वादशी का शुरुआत हो गई। दिन शुक्रवार था। शुक्र थोड़ा कमजोर है। एक तो कार्तिक स्वयं में बड़ा इंपॉर्टेंट महीना है। हाँ, इस महीने में दिवाली का पर्व होता है। अभी अमावस्या को हम दिवाली का पर्व सेलिब्रेट करेंगे, मनाएंगे हम लोग उत्सव। ये जो पर्व है ज्योतिष में, इनका क्या इंपॉर्टेंस, क्या महत्व है। जितने फेस्टिवल हैं किसी रिलीजन के हों, सबका अपना अपना साइंटिफिक वैल्यू है, उनके वैज्ञानिक आधार हैं। ये दिवाली का त्यौहार भी एक बड़ा वैज्ञानिक आधार वाला फेस्टिवल है, त्यौहार है। क्यों मनाया जाता है इसको? रोशनी का त्यौहार कहा जाता है। जहां होली रंगों का त्यौहार है, वहीं दिवाली रोशनी का त्यौहार है। वजह क्या इसके मनाने का है? अगर हम पौराणिक कथाओं को ले लें तो उसमें था भगवान राम 14 वर्ष बाद लौटे थे, तो अयोध्या नगर के वासी, उस राज्य के निवासी, उस नगर के वासी खुशियां मनाए थे, दीप जलाए थे, घी के दीपक जलाए थे। ये तो पौराणिक बात हो गई। लेकिन वैज्ञानिक आधार क्या है? हम जानते हैं कि जब सूर्य तुला में आता है तो सूर्य नाम का जो प्लेनेट हो साउथ पोल में स्टैब्लिश कर गया। वो 16 जुलाई से दक्षिणायन की यात्रा शुरू होती है, और जब वो सूर्य 17 तारीख को अक्टूबर में जब वो तुला में आ जाता है तो तुला में एस्टेब्लिश होता है। तुला, वृश्चिक, धनु, इन 3 संक्रांतियों में जो सूर्य नाम का प्लेनेट है वो दक्षिणायन के शीर्ष पर रहता है, दक्षिणायन में एस्टेब्लिश रहता है, जिसमें रात्रि बड़ी होती है, दिन छोटा होता है। इसे कहते हैं तमः प्रधान, रात्रि प्रधान। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई देखो त्रिगुणी, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण की चर्चाएं करते हैं ना, वर्णों की, गणों की बात करते हैं ना, देवतागण, राक्षसगण, मनुष्यगण बात करते हैं ना, नाड़ियों की बात करते हैं, इला, पिंगला, सुषुम्ना बात करते हैं। खैर, रात्रि सत्ता को हम तमोगुण प्रधान कहते हैं, दिवा सत्ता को, मध्य को रजोगुण प्रधान कहते हैं, और जो संध्याकालीन सत्ता है, प्रातः है, सायं संध्या, उस सत्ता को हम सतोगुण प्रधान कहते हैं। अतः जितने उपासना के पर्व हैं उन संध्याकाल में मनाए जाते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, उपासना करिए। ये जो नमाज पढ़ने वाले लोग नमाज पढ़ते हैं, मैंने उपासना की जितनी विधियां हैं उनमें संध्या, ये जो ट्रांजिट समय है प्रातः काल का, सूर्योदय का, इसको बड़ा महत्व दिया गया है। अब 2 फायदा, 2 उसका उद्देश्य। पहला उद्देश्य ये है कि जब ये दक्षिणायन शुरू होता है, स्टैब्लिश होता है, रात्रि बड़ी होती है और बहुत सारे वर्षा के बाद से बैक्टीरिया, वायरस पैदा हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे कीड़े कृमि पैदा होते हैं, पतंगे होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़े हानिकर होते हैं। दीप जलाने का उद्देश्य होता है कि वो कीड़े, बहुत से कीड़े नष्ट हो जाते हैं। जब दीप जलता है तो ये पतंगे उड़ते उसके पास पहुंच जाते हैं, उससे हमारा वातावरण साफ होता है। बहुत सारे ऐसे कृमियों को, ऐसे बहुत सारे हम वायरस को, बहुत सारे वायरस को और बहुत सारे बैक्टीरिया को हम जैसे समाप्त कर देते हैं, या वातावरण साफ होने का बड़ा अच्छा मौका मिल जाता है। इससे पहले जमाने में जब इतना इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, इतनी बिजली की व्यवस्था नहीं थी, तो दीपक माने रोशनी, तब वो तेलों के दीप जलाए जाते थे, रोशनी मिलती थी। और अंधकार में ही बहुत सी घटनाएं ऐसी घटती थी ना, किसी को बिच्छू ने काट लिया, सांप ने डस लिया, ऐसी बातें होती थी ना। रोशनी से गुलाबी भी प्राप्त हो जाता है।
दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि हमारे वर्ष में कई वर्ष की शुरुआत होती है। जैसे 1 जनवरी को हम नए साल को सेलिब्रेट करते हैं, वो तो इसलिए वर्ष है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हम संवत्सर वर्ष शुरुआत करते हैं ना, इसे कहते हैं नक्षत्रों का वर्ष या विक्रम संवत्सर। जब 13-14 अप्रैल की तारीख आती है, सूर्य मेष में प्रवेश करता, तो हम कहते हैं सौर वर्ष शुरू हो गया। जब अश्विनी शुक्ल पक्ष प्रतिपदा आता है तो हम कहते हैं नक्षत्र वर्ष शुरू हो गया भाई। बंगाल आदि में इस वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। उसी प्रकार जब कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा आता है तो नए वर्ष की शुरुआत होती है। महाराष्ट्र वगैरह में या जितने हमारे उस क्षेत्र के लोग हैं उनके वर्ष का सेलिब्रेशन कार्तिक प्रतिपदा शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से होता है। अमावस्या अंतिम तिथि है और प्रतिपदा से शुरुआत होती है। तो वो दीपक जलाकर, दीपोत्सव मनाकर नए वर्ष का आगाज करते हैं, खुशियां मनाते हैं कि नया वर्ष उज्जवल हो, नया वर्ष प्रकाशमय हो। पर क्यों चुना कृतिका, क्यों चुना कार्तिक? कार्तिक महीने का नाम कृतिका नक्षत्र से है। कृतिका माने वो नक्षत्र जिसको कहते हैं क्रिएटिव, रचनाकार, रचना करने वाला। और कार्तिक की शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से होता है, वो अमावस्या के अगले दिन आता है। और हमारे हर महीना शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू होता है। यानी इसमें कृतिका नक्षत्र के 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण और कुछ हिस्सा मृगशिरा का ये मिला होता है। अब कृतिका का जो अधिपति है नक्षत्रों में उसको अग्नि कहते हैं। अग्नि में ऊर्जा, बिना ऊर्जा के जीव की संरचना की संभावना नहीं है। बिना ऊर्जा के जीवन चल नहीं सकता है। बिना ऊर्जा के जीवन में गतिशीलता नहीं है। जीवन को ऊर्जा की आवश्यकता है और जो जीवन की प्रमुख ऊर्जा है अग्नि ऊर्जा से प्राण ऊर्जा कहते हैं। दूसरे रोहिणी नक्षत्र है ना, जिसका अधिपति स्वयं का मालिक विधि से ब्रह्मा कहते हैं। ऐसा कहा जाता है सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी से। दूसरे कहते कि नहीं है, जो चैत्र पक्ष प्रतिपदा है जिससे हम संवत्सर की शुरुआत करते हैं, विक्रम वर्ष शुरू करते हैं, उसका अधिपति चित्रा नक्षत्र, इसके मालिक विश्वकर्मा है। अब 2 रचनाकार हैं, एक को विश्वकर्मा कहा गया, जो ज्योतिष के शिल्पकार हैं, कहा गया है कि उन्होंने सृष्टि की रचना का प्रारंभ किया। कहते तो ब्रह्मा से शुरू हुआ, तो ब्रह्मा शुरू हुआ अर्थात कार्तिक महीने को लिया गया है। तो नए वर्ष का आगाज दीपोत्सव मनाया जाता है। सेकंड, वातावरण को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि जैसे शाम का वक्त आता है ना, ये कीड़े फतिंगे बहुत उड़ने लगते हैं, इनका बहुत सा अतिरेक हो जाता है। वो कहीं मेरे भोजन में, मेरे पीने वाले पानी में, खाद्य पदार्थों में कहीं ना पहुंच जाए। बहुत सी एलर्जीज हो जाती हैं, स्किन के रोग हो जाते हैं। दीपक जलने से ये काफी कीड़े नष्ट हो जाते हैं। ये प्रकाश उन कीड़ों को नष्ट कर देता तो वातावरण बड़ा शुद्ध हो जाता भाई। पहला तो साइंटिफिक रीजन ये है। दूसरा जो रीजन है, इसी बीच में इसी महीने में एक और बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। यह परिवर्तन 18 तारीख को हो रहा है। आज 18 तारीख ही है। आज शाम को देखा जाए तो 7 बजकर परिवर्तन हो रहा है बृहस्पति का। यह परिवर्तन, जो बृहस्पति नाम का प्लेनेट है, वो कर्क में प्रवेश कर रहा है। और यह परिवर्तन बड़ा इंपॉर्टेंट परिवर्तन है, बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है। यह परिवर्तन आज शाम को 1 मिनट यह परिवर्तन हो रहा है 7:51 पर पुनर्वसु नक्षत्र के 4थे चरण में बृहस्पति का प्रवेश हो रहा है। पुनर्वसु बृहस्पति का ही नक्षत्र है। अब इस नक्षत्र में जब बृहस्पति आता है तो बड़ा तेज प्रभावी होता है, पर वो पुष्य में नहीं जा पा रहा है क्योंकि वो पुनर्वसु में ही
इस यात्रा को पूरा हुआ आ रहा है, आज शुरू हो रहा है शाम को, और 5 दिसंबर को पुनः उसी नक्षत्र में मिथुन राशि में आ जाएगा। 11 नवंबर से फिर वक्री हो जाएगा, उल्टा चलना शुरू कर देगा। इसे द्रुतगामी कहते हैं। अतिचारी शब्द उपयोग किया जाता है कि एक ही वर्ष में कम ही दिनों में, भाई मई के महीने में ये मिथुन राशि में आया था, वृक्ष में था, और अभी तो 6 महीने, जहाँ एक राशि में 13 महीने रहता है, एक साथ कुछ दिन रहता है, वहाँ बड़ा जल्दी, अभी तो 6 महीने में नहीं पूरा हुआ, ये परिवर्तन कर दिया, कर्क में चला गया, यानी अतिचारी हो गया। मैंने एक ही वर्ष में वृक्ष में, मिथुन में, कर्क में 3 राशियों भ्रमण किया इधर। बृहस्पति का यह परिवर्तन, मैंने कहा ना कि ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको जीव कहा गया है। शायद ये बृहस्पति न होता तो जो जीव की संरचना हुई, फिर वो जीव सुरक्षित न होता, इतने उल्का पिंडों का क्षरण होता ऊपर से गिरते कि जीवन नष्ट होता। ये रोक लेता, संभाल लेता है, इसका गुरुत्वाकर्षण रोक लेता, बचा लेता है, और तो इसको जीव कहा गया, जीवाधिपति भी कहा गया, जिससे जीवन का सूत्रधार, ओरिजिन कहा गया। कहीं कहीं इसको बृहस्पति भी लिखा गया, बृहस्पति। पुनर्वसु इसका ही नक्षत्र है, उसके अधिपति को अदिति कहते हैं। शब्द है पुनर्वास्य, पुनर्वसु बना है। ऐसा कहा जाता है कि ये बड़ा उठापटक पैदा करता है, और जब यह परिवर्तन ले रहा है उस समय इसके जो प्रतिद्वंदी हैं, इसके जो अपोनेंट कंपोनेंट हैं, एक अपोनेंट कंपोनेंट का नाम शुक्र है, आचार्य द्वय, मैंने बार बार वर्णन किया है। एक आचार्य दूसरे आचार्य का पूरक होता है, ये अपोनेंट होता है। आचार्य शुक्र अपनी सबसे कमजोर राशि, जिसे कन्या कहते हैं, उसमें विद्यमान है, वर्तमान में चल रहे हैं कन्या राशि में, यानी शुक्र कमजोर है। दूसरा जो इसका प्रतिद्वंदी होता है भारी भरकम, चूंकि दोनों भारी भरकम शनि कहते हैं। जो शनि नाम का प्लेनेट है वो रेट्रोग्रेड, बकरी अवस्था में यात्रा कर रहा है, वो मीन राशि में है, बृहस्पति की राशि में है, और अपनी यात्रा कर रहा है रेट्रोग्रेड, 2 डिग्री समथिंग अंशों पर चल रहा है, यानी कमजोरी कहा जाएगा, स्ट्रांग नहीं कहा जाएगा। अब जो तीसरा प्रतिद्वंदी है, इसको बुध कहते हैं, मरकरी कहते हैं। जो बुध नाम का प्लेनेट है वो तुला राशि में मंगल के साथ चल रहा है। बुध मंगल का साथ अच्छा नहीं होता है, इसे विषम संबंध कहते हैं, अच्छा नहीं कहते। शुक्र और बुध के बीच में अस्थानापन्न समीकरण, एक्सचेंज कॉम्बिनेशन है ना, शुक्र कन्या में, बुध तुला में। खैर 24 तारीख आएगा, बुध का परिवर्तन होगा, वो तुला से वृश्चिक में जाएगा। फिर 28 को मंगल आएगा, 27 तारीख को फिर उसका परिवर्तन हो जाएगा, मंगल वृश्चिक में जाएगा। खैर इसी महीने में 2 पर्व आएंगे, एक तो कार्तिक अमावस्या होता है, उसी में कार्तिक पूर्णिमा आता है। ये दोनों बड़े पार्ट, मैंने कार्तिक महीने की दोनों तिथियां, आधे कार्तिक का जो एंड है और जो कार्तिक का शुक्ल पक्ष उसका पूर्णिमा, दोनों बड़े महत्वपूर्ण है, और इसके एकादशी का भी बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा परिवर्तन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट महीना है हमारे ज्योतिष शास्त्र में। इसके प्रभाव क्या होंगे, इन परिवर्तनों का असर क्या होगा? पहला कि जब बृहस्पति ध्रुवगामी हो जाए, कर्कस्थ हो जाए, तो भय पैदा करता है, भयाक्रांत। प्रकृति में ऐसा परिवर्तन हुए जो जहां जनता या हम लोग बड़े आक्रांत हो गए, कहीं कहीं धार्मिक उन्माद पैदा करता है, और ये भय रहता है कहीं किसी किस्म का कोई धार्मिक उन्माद की अवस्था में, किसी ऐसी भगदड़ की अवस्था में कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए। दूसरे ये आकाश तत्व है, तो आकाश के द्वारा कोई घटना ना घट जाए। वायु आकाश को रिप्रेजेंट करता है, तो कोई वायु दुर्घटना ना हो जाए, और बड़ी दुर्घटना कुछ ना हो जाए, ये बड़ा भय रहता है। दूसरे ये सत्ताओं में बड़ा परिवर्तन करता है, पुनर्वास, एक नया परिवर्तन करता है, पुराना घर बदला, नए घर में प्रवेश करे, तो सत्ताओं का बड़ा परिवर्तन करता है। अब इस बीच में जो चुनाव होते हैं उसके जो परिणाम होते हैं वो बड़े अप्रत्याशित होते हैं, बहुत से चेहरे बदलते हैं,
कुर्सी बदलती है, सत्तासीनता बदलती है, वो परिवर्तन होंगे इस बीच में। इतने ही नहीं, जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है वो बहुत बढ़ जाती है, राजनीतिक विरोध का स्तर बहुत निचला हो जाता है, कभी कभी तो असामान्य भी कहा जाता है। संबंधों में बड़ा उठापटक होता है कि जो गठजोड़ चल रहे थे, जो यूनियन चल रहा था आपस में, उसमें कहीं तोड़ फोड़ने शुरू हो जाए कि उनके साथ वो जा रहे, उनके साथ वो जा रहे। मैंने ये 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक का समय, उसमें भी जो नवंबर का महीना बहुत महत्वपूर्ण, एंड तो और सेंसिटिव है। क्यों सेंसिटिव है? क्योंकि 28 नवंबर को शनि नाम का जो ग्रह है वो मार्गी होगा, लेकिन तब उसकी डिग्री 0, 0 समथिंग, मैंने 1 से भी कम, बहुत कम। जो शनि अधिक अंशों में काम करता है बड़ा कमजोर हो जाएगा। और ये शनि, जिसका नाम है शनिश्चरा, जो अपने मंद गति से हमारे जीवन को टिकाऊपन देता है। जब ये कमजोर हो जाए और बृहस्पति सापेक्ष मजबूत हो जाए और तीव्रगामी हो जाए, ऐसी अवस्था में इस बात का बहुत भय रहता है कहीं पृथ्वी में कोई अर्थक्वेक न हो जाए, कहीं भूकंप न आ जाए। खासतया चूंकि शनि मीन राशि का है, तो जो उत्तरी इलाके हैं, जो उत्तरी सोर्सेज हैं, दिल्ली, उत्तरांचल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, ये इलाके, बृहस्पति कर्क में है, चंद्रमा कन्या में है, या वो इलाके जो दक्षिण पूर्व के केंद्र में, ये दोनों बड़े सेंसिटिव होते हैं। पर ज्यादा सेंसिटिव होता है इसमें जो नॉर्थ का बेल्ट होता है या पूर्वोत्तर का जो बेल्ट होता है, तो ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो बड़ा संयमित होके धैर्यपूर्वक चलना है और हम इंसानों को थोड़ी सावधानी बरतनी है। बहुत ज्यादा किसी भीड़ में शामिल होने से बचें। अगर आवश्यक यात्रा बहुत अनिवार्य न हो बिल्कुल, तो टालने की कोशिश करें। संबंधों में मतभेद न पैदा हो, क्योंकि रिश्तों में बहुत टकराव पैदा करता है। होता पति पत्नी हो, बड़ा प्यार चल रहा था, इस बीच ऐसे टकराव हो जाए कि लगता साहब डिवोर्स की नौबत पैदा हो जाए। हम ऐसे टकराव से बचें, क्योंकि ये हमारे मस्तिष्क के अंदर बड़ा आंदोलन पैदा करता है, उद्वेलन पैदा करता है। बहुत सी मानसिक बीमारियां जो हाइपरटेंसिव है, जो गर्म स्वभाव वाली है, उनके उभरने का बहुत डर रहता है। इंसोम्निया, अनिद्रा बढ़ जाती है, क्योंकि निद्रा का मालिक शनि नाम का ग्रह बड़ा कमजोर, बृहस्पति जागरण का मालिक, और वो बड़ा अत्याचारी होगा, दुर्गामी होगा, निद्रा न पड़ जाए। अतः ऐसे रोगी जो रक्तचाप के रोगी हैं, ऐसे रोगी जो इम्पल्सिव हाइपरटेंसिव हैं, ऐसे रोगी जो थोड़े पैनिक टेम्परामेंट के, है बात, या जिसमें थोड़ा साइकोटिक टेंडेंसी है, जो ऐसे हैं, थोड़ा उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए। और हमने कहा ना कि जीवन में 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण है समयानुकूल मौन साधना, साइलेंसिंग, क्योंकि प्रतिक्रिया से प्रतिक्रियाएं बढ़ जाती हैं। और दूसरा विषय है गौतम बुद्ध का चार्वाक, संलग्न होना, चलते रहना, निरंतर लगे रहना, ये बहुत सारे विषादों से बचा लेता है हमें। ये जीवन की बड़ी प्रमुख शिक्षा है। तो ज्योतिष के आईने में ये समय बहुत सेंसिटिव है। इस पे चर्चाएं और बाकी हैं, जो अगले एपिसोड में हम करेंगे। अगले एपिसोड में इसका कैसा राशियों पर पड़ेगा, जनमानस पर क्या असर पड़ेगा, इस पर और भी चर्चाएं करेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। नमस्कार, प्रणाम।